हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त। उम्मीद करते हैं कि आप मस्त और स्वस्थ होंगे। और बच्चों, हम लोग आज बैच प्रारंभ कर चुके हैं जिसमें हम लोग फिजिक्स के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और आज के वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे कि जब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं तो वह कैसा व्यवहार करता है, तो उसके बिहेवियर को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, टॉपिक हमारा यह है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्या कर दिया जा रहा है, रख दिया जा रहा है। अब जब उसको रख दे रहे हैं तो वो उसका व्यवहार कैसा है, उसके व्यवहार को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए। हाँ भाई, यह हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया जा रहा है। और आप जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है अल्प लंबाई के समान परिमाण की विजातीय आवेशों से मिलकर बना हुआ निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और बच्चों, उसी वैद्युत द्विध्रुव को हम क्या कर रहे हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर उसको थीटा एंगल पे रख दे रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस वैद्युत द्विध्रुव का बच्चों नाम दे देता हूँ। चलिए इसका नाम दे देते हैं ए और बी। चूंकि ये समान परिमाण की विजातीय आवेशों से मिलकर बना होता है तो यहाँ पे जो चार्ज बैठा देते हैं उसको निगेटिव वाला बैठा देते हैं। और बच्चों, यहाँ पे जो चार्ज है क्या है? पॉजिटिव वाला चार्ज है। और इस वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वह 2l है, जैसा कि आप जानते हैं जो द्विध्रुव की लंबाई है 2l है, ठीक है। अच्छा, और यह बच्चों वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा एंगल पे व्यवस्थित किया गया है। अच्छा भाई, हमने वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया। अब बच्चों, ये कैसा बिहेव करेगा उसके व्यवहार के बारे में हम लोग समझते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि यह दोनों आवेश के परिमाण क्या है? समान है, लेकिन नेचर क्या है बच्चों? अपोजिट है। एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। क्योंकि हम जानते हैं ये बात, जब भी द्विध्रुव का निर्माण होगा वह विजातीय आवेशों के मिलने से ही होगा, ठीक है। और हम पढ़ चुके हैं कि जब हम वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को बच्चों आवेश को रख देते हैं तो उसके ऊपर बल कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज Q है और इस पॉजिटिव चार्ज के क्षेत्र में जो इसके अगल बगल का क्षेत्र है इसमें हम किसी Q0 चार्ज को रख दें तो इसके ऊपर कितना बल लग रहा है बच्चों, उस बल की वैल्यू हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से फाइंड आउट करते हैं E = F/Q0 से। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बल कितना होगा? Q0 × E के बराबर। भाई, हम जानते हैं कि जब भी किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रख दिया जाता है तो उसके ऊपर यह वैद्युत बल कार्य करने लगता है। बच्चों, चूंकि यह जो आवेश हमारा है पॉजिटिव है तो वैद्युत बल जो कार्य करेगा आउटवर्ड बाहर की तरफ करेगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन यही बच्चों चार्ज हमारा निगेटिव हो जाए तो उस केस में जो वैद्युत बल होगा बच्चों वैद्युत क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। मतलब पहले सिचुएशन में फोर्स और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या थी? सेम थी। जब बच्चों ये चार्ज हमारा निगेटिव हो जाएगा उस केस में फोर्स और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे, ठीक है। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए, जो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव AB है बच्चों, ये भी दो चार्ज से मिलकर बना हुआ है। तो इन दोनों चार्जों पे भी बच्चों क्या होगा? फोर्स लगेगा, ठीक है। और एक फोर्स बच्चों जो लगेगा वह हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा। भाई, इस पर कितना फोर्स लगेगा? उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस पर जो फोर्स की वैल्यू होगी, मैं इस फोर्स का नाम देता हूँ FV नाम दे देता हूँ।
ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि जो चार्ज बैठा हमारा है बी पर बैठा हुआ है, तो इसके वजह से जो हमको फोर्स लग रहा है वह इधर लग रहा है, और इसका बच्चों जो परिमाण हमको निकल के आएगा वह चार्ज का परिमाण हो जाएगा और वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू हो जाएगी। यानी इतना फोर्स ही हमें वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में मिल रहा है, क्योंकि हमारा ये चार्ज क्या था, पॉजिटिव था। ठीक है, अब उतने ही परिमाण का एक निगेटिव चार्ज है, तो बच्चों इस पर भी उतना ही बल लगेगा, लेकिन इस बार जो डायरेक्शन होगा बच्चों वह अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमारा चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाले केस में जो फोर्स होता है वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगे इस नेगेटिव चार्ज पे वह वैद्युत क्षेत्र हमारा इधर है, अब फोर्स इधर लगने लगे, लेकिन दोनों का इसका नाम हम एफ ए दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज हमारा ए पे बैठा हुआ है और पॉजिटिव चार्ज हमारा कहाँ बैठा हुआ था, बी पे बैठा हुआ था। हमने दोनों फोर्स निकाल दिया, एक फोर्स का डायरेक्शन इधर है, ये दूसरा फोर्स इधर लगा हुआ है। अब बच्चों मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो मेरा वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है मैं वह लिखना चाहता हूँ। तो भाई इसके लिए हम दोनों फोर्स को जोड़ना होगा, और दोनों फोर्स को जब बच्चों हम जोड़ेंगे तो हम देख रहे हैं दोनों फोर्स के परिमाण क्या है, समान है, और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। एक फोर्स का डायरेक्शन इधर है, दूसरे का इधर है। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो रिजल्ट बच्चों क्या बनेगा, जीरो बनेगा, क्योंकि मैं जब इसको जोड़ूंगा तो सदिश योग करूंगा, और सदिश योग में बच्चों जब दो वेक्टर को जोड़ा जाए और दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो उस केस में क्या होता है, उनके बीच एंगल 180 बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, हम आपको थोड़ा पे रिजल्ट की चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि नॉर्मल दो वेक्टर को जोड़ने का फार्मूला जो होता है आर इक्वल टू, आप जानते हैं, मान लीजिए दो सदिश ए और बी हो। ठीक है, तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, 2ab कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब दो वेक्टर बच्चों, मान लीजिए एक वेक्टर हमारा ये इधर जाए और बी वेक्टर हमारा इधर जाए। जब दोनों वेक्टर बच्चों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो एंगल कितना होगा, 180 होगा। यहाँ पे 180 भरूंगा तो रिजल्ट बच्चों क्या बनेगा, देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 बन जाएगा, और 180 का मान हम जानते हैं -1 होता है। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा आर इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर, बाहर निकल के बच्चों आएगा a माइनस बी। सिंपल सी बात। और यहाँ भी बच्चों हम देख रहे हैं कि ये मेरे पास दोनों क्या है, वेक्टर ही है। एक्चुअली चलिए मैं वेक्टर रूप ही इसको लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक फोर्स का डायरेक्शन इधर, दूसरे फोर्स का डायरेक्शन इधर है, दोनों फोर्स के क्या है, परिमाण सेम है। अब मैं दोनों फोर्स का रिजल्टेंट यानी परिणामी बल लिखना चाहूँगा। ठीक है, तो देखिए भाई परिणामी बल क्या हो जाएगा, यानी वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत परिणामी बल। परिणामी बल की बात करें बच्चों तो रिजल्ट कितना बनेगा, एफ इक्वल, मैं दोनों का सदिश योग करूंगा, यानी एफ ए प्लस एफ बी करूंगा। ठीक है, और सदिश योग करेंगे तो जो इसका रिजल्टेंट बच्चों हमको मिलेगा वह क्या मिलेगा, एफ ए माइनस एफ बी। और हम देख रहे हैं कि दोनों रिजल्ट क्या है, सेम है। भाई दोनों के परिमाण क्या है, समान है। जब बच्चों परिमाण समान है यानी ये भी हमारा उतना ही है Q इंटू यू, और ये भी हमारा क्या है, Q इंटू ए ही है, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी बच्चों जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है उस वैद्युत द्विध्रुव पे कार्यरत जो नेट बल है वह क्या है, जीरो है। पहली चीज हमने यह समझा कि जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को बच्चों वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स होता है वह जीरो होता है। भाई जीरो क्यों होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आवेश के परिमाण क्या है, बराबर है। जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर,
इसलिए जब जैसे मान लो मेरे पास यह एक रॉड हो, मैं 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाऊं और 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाऊं, तो बताइए क्या ये रॉड दाएं बाएं जाएगी? नहीं, रिजल्टेंट फोर्स इसका क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों बच्चों एक दूसरे के अपोजिट हैं और उनके रिजल्ट क्या है? सेम है। इस वजह से उनकी परिणामी क्या हो जाएगी? हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, इधर जो हमने इस साइड में जो काम किया, ये सभी रफ काम किया, इसको इरेज भी कर सकते हैं। बड़ा क्यों नहीं हो रहा यार? एक मिनट छोड़िए। हाँ, इधर हमने रफ काम किया है जो आपको समझाया है। तो यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं कि जो परिणामी बल है एक्चुअल में क्या आ रही? 0 आ रही। अच्छे भाई, तो हमने देख लिया परिणामी बल 0 आ रहा है। अब आगे की बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों बलें हैं, दोनों बल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं। देख रहे हैं, एक बल हमारा इधर लग रहा है बच्चों और एक बल हमारा इधर लगा हुआ है। जैसे मेरे पास यह कल्पना करिए कि रॉड हो और 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा है और 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा है, तो क्या यह रॉड नाचने का प्रयास करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। ठीक इसी प्रकार बच्चों यहाँ भी जो वैद्युत द्विध्रुव है, एक फोर्स इधर लगा है, दूसरा फोर्स इधर लगा है, तो यह जो वैद्युत द्विध्रुव है अपने मध्य बिंदु के अराउंड बच्चों क्या करेगी? घूमने का प्रयास करेगी, यूं नाचने का प्रयास करेगी। यानी घूमकर ये वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में होना चाहेगी। और आप जानते हैं कि जब भी कोई भी वस्तु रोटेट करती, घूमती है, तो वह केवल बल लाघूर्ण के वजह से घूमती है। तो भाई यहाँ पे जो वैद्युत द्विध्रुव मेरे पास AB है, ये भी घूमने का प्रयास कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके पास भी टॉर्क होगा, यानी बल आघूर्ण होगा, जिसकी वजह से ये नाचने का प्रयास कर रहा है। तो बच्चों हम क्या करते हैं? उसी बल आघूर्ण को कैलकुलेट करते हैं। अब ये बल आघूर्ण क्यों उत्पन्न हो रहा है? आप देख रहे हैं कि दो बल तो हैं, दोनों बलों के परिमाण क्या है बच्चों? समान है और दिशाएं क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, जिस वजह से यह एक बल युग्म आघूर्ण का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो अब हम बच्चों क्या करते हैं? उस बल युग्म आघूर्ण को कैलकुलेट करते हैं। भाई कितना टॉर्क लग रहा है, कितना बल आघूर्ण लग रहा है, जो इसको नाचने का प्रयास कर रहा है, उसको कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी बात हम लोग लिख लेते हैं इसके बारे में कि जो वैद्युत द्विध्रुव है, हाँ, बल युग्म आघूर्ण कैसे उत्पन्न कर रहा है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि हम देख रहे हैं बच्चों दोनों बलों के परिमाण क्या है? समान है, तथा दिशाएं विपरीत हैं, और जिस वजह से विपरीत हैं, एक मिनट, विपरीत है, जो बल युग्म आघूर्ण का निर्माण करेंगे। क्या भाई समझ में आ रहा है? देखिए, तो हमने बताया कि यहाँ पे दोनों बल के परिमाण बच्चों क्या है? अपोजिट है, सॉरी, परिमाण क्या है? समान है, और दिशाएं क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं, जिस वजह से यह यहाँ एक बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न कर रहा है बच्चों। ये इस वैद्युत क्षेत्र में घूमने का प्रयास कर रहा है। वही बात हमने यहाँ लिख दिया है कि चूंकि दोनों बलों के परिमाण क्या है? समान है, तथा दिशाएं विपरीत हैं, जो बल युग्म आघूर्ण का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। अब भाई बल युग्म आघूर्ण होता है क्या है? उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, बल युग्म आघूर्ण भाई, जिसको टाउ से भी दिखाया जाता है, और हम जानते हैं कि किसी एक बल का परिमाण किसी एक
बल का परिमाण और अरे भाई टाउ बराबर एफ इंटू आर पढ़ा हुआ है, तो किसी एक बल का परिमाण हो गया और दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है उनके बीच की लंबवत दूरी है। दोनों बलों की क्रिया रेखाओं क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी होती है। दूरी यानी बच्चों किसी एक बल का परिमाण और जो दोनों बल लगे हैं, यहां देखिए फिगर में, यह बच्चों जो हमारे दोनों बल है, एक बल इधर लगा है दूसरा बल, इन दोनों बलों की जो क्रिया रेखा, इसकी क्रिया इधर है और इसकी क्रिया रेखा इधर, और इन दोनों के बीच की बच्चों ये लंबवत दूरी चाहिए। ये लंबवत दूरी हमको, ये तो लंबवत दूरी है, यानी हमको चाहिए ये लंबवत दूरी। देखिए यह बच्चों लंबवत दूरी चाहिए। चलो मैं इसको एन बना देता हूं। दोनों बल के परिमाण तो बराबर है। अब यह दूरी हमको पता चल जाए तो हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो भाई अब यह दूरी निकाला कैसे जाए, तो देखिए यह हमारा एंगल क्या है, थीटा है, और थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। लंब हमको निकालना है, कर्ण पता है, तो मैं जाहिर सी बात है साइन थीटा अप्लाई करूंगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इस फिगर में बच्चों साइन थीटा अप्लाई करता हूँ। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब यानी bn। अब कर्ण बच्चों देखिए यहां से यहां तक दूरी कितनी है, 2l है, तो ये 2l हो जाएगा। और यहां से आप पक्षांतर करें तो bn का मान जो मिलेगा 2l साइन थीटा मिल जाएगा। देखिएगा यही मिलेगा ना, यह हमको मिल जाएगा। यानी लंबवत दूरी हमको कितना मिला, 2l साइन थीटा। और हम देख रहे हैं कि दोनों फोर्स के बच्चों जो रिजल्ट है, यानी एफ ए और एफ बी सेम है, Q इंटू ई के बराबर है। भाई ये भी हम देख रहे हैं, ठीक है। और यही मान क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग भर देते हैं। कहाँ गया भाई, हाँ, यानी बच्चों क्या हो जाएगा, ये टाउ बराबर हमारा हो जाएगा किसी एक बल का परिमाण, यानी किसी एक बल का परिमाण कितना, दोनों बराबर है, तो मैं लिख लेता हूँ Q इंटू ई, और दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी अभी हमने निकाला कितना, 2l साइन थीटा निकाला हुआ है, ठीक है। यानी इतना बल लागू काम कर रहा है। अच्छा भाई ये बल लागू हम किस वजह से निकाल रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव के वजह से बता रहे हैं, तो भाई इसमें कैपिटल P होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, टाउ इक्वल टू, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं हम लोग हैं, मैं क्या करता हूँ Q इंटू 2l को बच्चों एक साथ लिख देता हूँ और E साइन थीटा को एक साथ। और आप जानते हैं कि Q इंटू 2l को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो मैं इसके जगह P लिख सकता हूँ, यानी टाउ बराबर क्या हो जाएगा, ये PE और ये हो जाएगा साइन थीटा। लो भाई कितना बल आघूर्ण काम कर रहा है उसका हमने परिमाण निकाल दिया है। क्या निकाल दिए हैं, परिमाण। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। और बच्चों यहाँ पे जो थीटा है वह P और E के बीच का एंगल है। फिगर में देखिए तो एक बार, कहाँ गया भाई फिगर, हाँ, तो देखिए E तो हमको दिखाई दे रहा है, इधर है, P आपको दिखाई दे रहा है नहीं। और P का डायरेक्शन हमने बताया है कि निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो बच्चों हमारा नेगेटिव चार्ज नीचे है, पॉजिटिव ऊपर है, तो P का जो डायरेक्शन होगा वह ऊपर के साइड होगा। यानी P इधर है और E बच्चों इधर है, उसी के बीच का एंगल थीटा है ये, ठीक है। और हम जानते हैं कि दोनों ये क्वांटिटी जो है P और E कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। तो मैं इसका सदिश रूप भी लिख सकता हूं। देखिए सदिश रूप क्या हो जाएगा, सदिश रूप जो बच्चों होगा टाउ बराबर मैं लिख सकता हूं P क्रॉस E। और हम जानते हैं कि दो सदिशों के
क्रॉस प्रोडक्ट में साइन का ही टर्म आता है, तो यही वाला परिमाण हमको मिल जाएगा। ए क्रॉस बी पढ़े हो ना, ए बी साइन थीटा, यही रिजल्ट हमको ऊपर वाला मिल जाए। तो ये हमने उसका वेक्टर रूप लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब कुछ कंडीशन है। कंडीशन बच्चों यह है कि जो ये टॉर्क हमने निकाला है, यानी बल आघूर्ण जो निकाला है, यह बल आघूर्ण कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, थोड़ा उस रिजल्ट पे भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और ये कब स्थायी संतुलन की अवस्था में होगा, कब अस्थायी संतुलन की अवस्था में होगा, उन रिजल्ट को भी हम लोग चर्चा में थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। पहले केस में बच्चों हम बात करते हैं कि जब थीटा का मान 0 या 180 हो। अच्छा, ये बताइए थीटा 0 कब होगा। इस वैद्युत द्विध्रुव को बच्चों घुमाकर हम ऐसे कर दें तो P और E क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। और जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा कितना होगा, 0। अब बच्चों इसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर हम ऐसे कर दें तो P का डायरेक्शन इधर और E का डायरेक्शन इधर, और उस केस में दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे और एंगल बनाएंगे 180 डिग्री। तो बच्चों हम जो इसके कंडीशन पढ़ेंगे, 2 ही कंडीशन पढ़ेंगे। पहले कंडीशन की हम बात करते हैं। चलिए इसको नोट करके समझ लिया इन पॉइंट को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला पॉइंट यह है, यदि थीटा बराबर 0 या 180 डिग्री हो तो ये बताइए 0 हो चाहे 180 होगा तो समीकरण 1 से कितनी वैल्यू हमको मिलेगी, समीकरण 1 से टाउ का मान क्या मिलेगा। अच्छा यहाँ देखिए, चाहे मैं साइन 0 का मान हो, भाई साइन 0 का मान कितना होता है, 0 ही होता है। और जहाँ 180 भरूँ उसका भी मान क्या होगा, 0। यानी समीकरण 1 से बच्चों आप चाहे 0 भरिए चाहे 180 भरिए, और रिजल्ट आपके क्या बनेंगे, 0 ही बनेंगे। यानी इस केस में जो टाउ की वैल्यू है वह क्या है, मिनिमम है बच्चों। यानी यह हमारा जो है टाउ मिनिमम है। और बच्चों यह टाउ मिनिमम एक स्थायी संतुलन की अवस्था है, क्योंकि ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव बच्चों चाह रहा है कि हम स्टेबल हो जाए। देखिए ध्यान से, यह वैद्युत क्षेत्र घूम के चाह रहा है कि हम वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन, देखो इधर फोर्स लगा इधर फोर्स लगा और ये नाचना चाह रहा है ऐसे। मतलब जब ये वैद्युत द्विध्रुव बच्चों ऐसे हो जाएगा, थीटा बराबर 0 एंगल पे चला जाएगा, तो यह एक संतुलन अवस्था में चला जाएगा। आज चाहे तो बच्चों इसी वैद्युत, क्योंकि दोनों बलों की क्रिया रेखाएं सेम हो जाएगी, देखो एक बल इधर काम करने लगेगा और एक बल इधर काम करने लगेगा, तो क्या ये नाचेगा, संतुलित हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार जब बच्चों ये घूमकर ऐसे हो जाएगा तो P का डायरेक्शन इधर है और E का डायरेक्शन एंगल इधर हो जाएगा, एंगल 180 बनाएगा। और इस केस में भी टाउ का मान 0, क्योंकि दोनों बलों की क्रिया रेखा अभी अपोजिट है, एक बल इधर लगा है और एक बल इधर, और फिर भी ये घूमने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि हम देख रहे दोनों की बलों की क्रिया रेखाएं क्या हो गई, सेम हो गई है। भाई जितना बल इधर लगा रहे हो उतना ही बल इधर लगाए, तो क्या ये जो रॉड हमने लिया है क्या ये नाचने का प्रयास करेगा, बिल्कुल नहीं। इस वजह से टॉर्क बच्चों क्या हो जा रहा है, दोनों केस में 0 हो जा रहा है। तो वही हमने पहले कंडीशन में लिख दिया है कि यदि थीटा बराबर 0 हो या 180 हो तो समीकरण 1 से, ये वाला जो हमने लिखा समीकरण 1 से रिजल्ट आपका क्या बनेगा, ये 0 बनेगा। ये इसको हम बोलते हैं टाउ मिनिमम। और बच्चों यह एक स्थायी संतुलन की अवस्था है। क्या है ये, स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है, ठीक है। एक किस और हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2। यदि थीटा जो है 90 डिग्री हो तो, अच्छा बताइए थीटा 90 कब होगा, फिगर में आइए देखिए, फिगर में हाँ थीटा 90 कब होगा। इस वैद्युत द्विध्रुव को बिल्कुल लंबवत कर दिया जाए ऐसे, तो P का डायरेक्शन ऊपर, E का डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच बच्चों यहाँ जो एंगल बनेगा 90 बनेगा।
और इस केस में देखिए जब 90 बनेगा तो एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है और दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं सेम नहीं है, और इस केस में यह बहुत तेजी से वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में घूमने का प्रयास करेगा। और बच्चों इस केस में टाउ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यानी बल आघूर्ण की जो वैल्यू बच्चों होगी इस स्थिति में क्या होगी, अधिकतम होगी। यानी मैं लिख सकता हूं समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बच्चों, टाउ बराबर PE साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान आप जानते हैं कि 1 होता है, और हमको मिलेगा टाउ बराबर PE, और ये टाउ मैक्सिमम हमारी कहलाएगी। और आप जानते हैं कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इस स्टेट में कभी भी बना रहना नहीं चाहेगा। भाई क्या ये संतुलन अवस्था है? नहीं, इस पर तो एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, और जैसे ये इस स्थिति में जाएगा ये घूमने का प्रयास करेगा। यानी बच्चों यह एक अस्थायी संतुलन की अवस्था है। मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं, अस्थायी संतुलन की अवस्था। यानी बच्चों यह हमारी अस्थायी संतुलन की अवस्था है, और वह क्या थी, एक स्थायी संतुलन की अवस्था से। एक बार और समझेंगे हमने क्या बताया है। देखिए हाँ भाई, टॉपिक बच्चों हमारा था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव। हमने सिंपल बताया कि मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसको मैंने एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा एंगल पे रख दिया है। अब इसके बिहेवियर को पढ़ना है, इसका व्यवहार के बारे में हमको पढ़ना है। तो हमने देखा कि जब इसको हम वैद्युत क्षेत्र में रख दे रहे हैं तो इसके पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लग रहा है और निगेटिव चार्ज पे इधर फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रख दिया जाता है भाई तो वहाँ पे फोर्स लगता है। और यदि चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो फोर्स वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में, और बच्चों यदि चार्ज हमारा नेगेटिव है तो फोर्स वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। सेम वही देखिए, चार्ज के परिमाण सेम है, जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, और दोनों को बच्चों जब जोड़ा गया रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ये सभी इधर रफ काम हमने किया है, ठीक है, ये रफ काम किए हैं, ठीक है। इधर बात करते हैं, और चूंकि बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं भाई नेट फोर्स तो 0 हो गया, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों बलों की क्रिया रेखाएं सेम नहीं है। देखिए तो एक बल इधर काम कर रहा है, एक बल इधर काम कर रहा है, ठीक है। और जिस वजह से यहाँ पे हम देखें ध्यान से तो यदि कल्पना करिए ये रॉड हो, जितने न्यूटन का फोर्स इधर लगा उतने न्यूटन का फोर्स हो, तो ये रॉड जो है वैद्युत क्षेत्र में घूमने का प्रयास कर रहा है। भाई घूम रहा है तो जाहिर सी बात है जब भी कोई वस्तु घूमती है तो केवल वह बल आघूर्ण के वजह से घूमती है। तो भाई ये कितना बल आघूर्ण उत्पन्न कर रहा है उसको हमने कैलकुलेट कर दिया, वही हमने बात लिख दिया। चूंकि दोनों बलों के परिमाण क्या है, समान है, और दिशाएं क्या है बच्चों, विपरीत है, जिस वजह से ये बल युग्म आघूर्ण का निर्माण करते हैं। हम जानते हैं कि जो बल युग्म आघूर्ण होता है टाउ बराबर R क्रॉस F, पढ़े होंगे आप क्लास 11th में, और जिसमें से F जो होता है किसी एक बल का परिमाण होता है, और बच्चों जो R होता है वह दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी होती है, ठीक है। तो हमने फिगर से उस लंबवत दूरी को देखिए फाइंड आउट हमने किया है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यही लंबवत दूरी हमको चाहिए, क्योंकि एक बल यहाँ लगा, ये बल यही लंबवत दूरी है, इसी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कर दिया, ये थीटा है ना, लंबवत ही हमको चाहिए ये, और ये इधर दिया गया है कण, तो हमने साइन थीटा अप्लाई किया। साइन थीटा बराबर लंब बटे कण होता है, पक्षांतर करके लंबवत दूरी bn का मान निकाल लिए 2l साइन थीटा, और बल तो दोनों समाने हैं, जो q इंटू ई है वह मान बच्चों हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, भर दिया। देखिए q इंटू 2l साइन थीटा, और इसको थोड़ा एडजस्ट किए हैं, q इंटू 2l लिख दिया, उसका मान p होता ही है, आप जानते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं p साइन थीटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। यह बल आघूर्ण का परिमाण है। चूंकि आप जानते हैं P और E जो है वेक्टर क्वांटिटी, मैं इसका सदिश रूप भी लिख सकता हूं, और हमने यहाँ पे दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल कर दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। और अगले केस में हमने यह बच्चों बताया है कि हमारा टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। 2 केस पर चर्चा की है। थीटा का मान हमारा 0 180 हो तो टाउ मिनिमम होगा, और जब बच्चों थीटा का मान 90 होगा तो टाउ हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये टॉपिक हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया, ठीक है।
अब बच्चों हम क्या करते हैं, अगले टॉपिक को कवर करते हैं। देखिए एक बात भाई, नोट्स की बात की जाए तो थोड़ा नोट्स आपको बनाने के लिए बोर्ड पे हम समय नहीं दे पा रहे हैं, और बेहतर हो कि आप नोट्स जो हम आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप चाहे टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप है उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पे पढ़ाते हैं हैंड रिटेन नोट्स उसमें पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो वहाँ से आप एक बेहतर नोट्स बना सकते हैं। जो चीज़ यहाँ पढ़ाई जा रही वही वहाँ पे दी जा रही है, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी वैद्युत क्षेत्र में हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को रख दे रहे हैं, और रखने पर हम तो देख रहे हैं कि वो वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में घूमना चाह रहा था। लेकिन बच्चों इस बार क्या है कि हम उस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। अब भाई किसी वस्तु को आप घुमाएंगे तो बल लगाएंगे, और जब बल लगाएंगे तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा, यानी विस्थापन होगा, और जहाँ पे फोर्स होता है डिस्प्लेसमेंट होता है वहाँ पे हम कार्य भी करते हैं। ये बात आप फिगर से थोड़ा समझेंगे कि कैसे हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ देखिए मेरे पास यह बच्चों एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र है जो कैपिटल ई है, और इसी वैद्युत क्षेत्र में बच्चों हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को, चलिए मैं इसका नाम भी दे देता हूं E इंटू बी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये बच्चों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और बच्चों ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा एंगल पे व्यवस्थित है, मान लीजिए थीटा 1 एंगल पे मान लेते हैं, ऐसे व्यवस्थित है, ठीक है। और आप जानते हैं कि इस पर फोर्स इधर लग रहा है, इस नेगेटिव चार्ज पे इधर फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, परिमाण क्या है, सेम है। तो बच्चों ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में घूमने का प्रयास कर रहा है, और मैं चाहता हूं कि इस वैद्युत द्विध्रुव को थीटा एंगल में बच्चों घुमाना। और जाहिर सी बात है यदि मैं थीटा एंगल पे घुमाना चाहता हूं तो मुझको बल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, और बल मैं कैसा लगाऊंगा, नॉर्मल बल नहीं लगाऊंगा, बल लागू लगाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु को नचाने के लिए, घुमाने के लिए हैं कौन सा फोर्स लगाते हैं, बल लागू लगाते हैं, टॉर्क लगाना पड़ता है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को कुछ बल लगाकर एक नए पोजीशन पे मैं कर देता हूं। चलिए ठीक है, हाँ ये इसका नाम दे दीजिए, है इधर हमारा पॉइंट ये बी था, नए पोजीशन पे मैं यहां कर देता हूं ए, हाँ थोड़ा ज़्यादा लंबा दिख रहा है, रुकिए थोड़ा सा फिगर को हम और सही से करते हैं, फिगर थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है हमको, मज़ा नहीं आ रहा है। देखिए दूसरा कलर ले लेते हैं। हाँ मान लीजिए कि मेरे पास यह बच्चों जो है, मैं सिंगल लाइन में ही दिखाता हूँ बेहतर होगा, क्योंकि फिगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, कोई मतलब नहीं। यह बच्चों मेरे पास वैद्युत क्षेत्र है, और मैं इस वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखा हूँ। यहाँ पे मेरा चार्ज नेगेटिव है और यहाँ पे बच्चों हमारा चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और मैं इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम दे देता हूँ बच्चों, चलिए ए और बी है, जो यह वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा 1 एंगल पर व्यवस्थित है, ठीक है। अच्छा, चूंकि ये बच्चों वैद्युत द्विध्रुव जो है वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में घूमने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना बल इधर लगा है उतना ही बल इधर लगा है, तो जाहिर सी बात है यह घूमने का प्रयास कर रहा है वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में।
लेकिन मैं इसको घुमा के बच्चों क्या कर रहा हूं, एक नए पोजीशन पे मैं यहां कर देता हूं, इस वाले पोजीशन पे, ठीक है। और यानी मेरा पॉजिटिव चार्ज यहां चला गया और नेगेटिव चार्ज बच्चों यहां चला गया, और नया पोजीशन इसको मैं बोल देता हूं बी डैश और इसको बोल देता हूं ए डैश। और ये कितना मतलब वैद्युत क्षेत्र से कितना डिग्री आगे गया है इसको मैं बोल देता हूं θ2, ठीक है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर θ1 से θ2 डिग्री तक घुमाने में आप कितना कार्य किए हैं बच्चों, उसी कार्य को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब भाई कार्य कैसे निकाला जाए, क्योंकि कार्य निकालने के लिए आप जानते हैं कि फोर्स और विस्थापन हमको चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो भाई यहाँ पे जो वैद्युत द्विध्रुव है इसको जब वैद्युत क्षेत्र में घुमा रहे हैं तो किस वजह से, बल आघूर्ण के वजह से। भाई किसी भी वस्तु को यदि आप घुमा रहे हैं तो घुमाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वह फोर्स बल आघूर्ण होता है, टॉर्क। और बच्चों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो हमारा हो रहा है वह थीटा में हो रहा है, यानी θ1 से θ2 वाले पोजीशन पे चले जा रहे हैं। तो हमने सिंपल देखिए बताया कि मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी था जो पहले θ1 एंगल पर था, और उसको घुमा के हमने क्या कर दिया, एक नए पोजीशन θ2 पे कर दिया है, और उसका नया पोजीशन A1 और B1 बन चुका है, ठीक है। तो जब इसको इतना घुमा दिया जा रहा है तो कितना कार्य कर रहे हैं बच्चों, उसी कार्य को निकालना है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उस पर कितना बल आघूर्ण लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, और अभी हमने बल आघूर्ण कैलकुलेट किया, कितना है बच्चों, टाउ बराबर PE sin थीटा, अभी ऊपर बताया गया है, ठीक है। और ये बल आघूर्ण बच्चों किधर लगा हुआ है, इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में घुमाने में लगा हुआ है। और यदि मैं इस वैद्युत द्विध्रुव को बी पोजीशन ए पोजीशन मतलब नए पोजीशन ए डैश और बी डैश पर लेकर जाना चाहता हूं तो इतना ही वैद्युत बल इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगा, तभी हमारा वैद्युत द्विध्रुव घूम सकता है। ये तो बात स्पष्ट हो गई कि θ1 से θ2 तक जाने में कितना बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा, आपको इतना लगाना पड़ेगा, फोर्स पता चल गया। अच्छा भाई, और विस्थापन बच्चों हम देख रहे हैं कि θ1 से θ2 तक चले जा रहे हैं। तो हमको यदि विस्थापन निकाला जाए तो विस्थापन एक्चुअल में कितना निकल के आएगा, मैं फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को माइनस करूं, यानी θ2 माइनस θ1 तो मिलेगा d थीटा। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी हम पहले छोटे से विस्थापन में किए गए कार्य को निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद θ1 से θ2 तक पहुंचाने में किए गए कार्य को कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए सूक्ष्म विस्थापन, ये विस्थापन लिखा गया, बहुत ज्यादा कर्सिव में कर दिए हैं। डी थीटा में किया गया कार्य, भाई छोटे से विस्थापन में छोटू सा यानी छोटा सा कार्य करेंगे dw, बल गुणे विस्थापन बल के रूप में टाउ और विस्थापन के रूप में डी थीटा, यही होगा बल कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। और हमको तो एक जनरल फार्मूला बताना है कि जब भी हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखकर उसको फ्लाई एंगल से फ्लाई एंगल तक घुमाएं, कितना कार्य करना पड़े, इस तरह का एक जनरल फार्मूला चाहिए, ठीक है। अब वह एंगल आपका चाहे तो उसके साम्य अवस्था से 90 डिग्री घुमाइए, चाहे 180 डिग्री घुमाइए, वो तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन एक जनरल फार्मूला तो हमारे पास होना चाहिए ना। तो उसी लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम जनरल फार्मूला बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो हमने ये सूक्ष्म
अभी अब डी थीटा की वजह से कार्य कैलकुलेट किया है, उसको हम क्या करते हैं थीटा 1 से थीटा 2 तक किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य को कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, बस इसका समाकलन कर देंगे, जहाँ से जहाँ तक घुमा रहे हैं वहाँ तक लिमिट भर के क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो देखिए ये बात मैं लिख भी देता हूँ कि विद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, अब घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। हाँ भाई, अब कैसे निकालेंगे, इसका समाकलन करना होगा। तो डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे तो बड़ा वाला डब्ल्यू हमको मिल जाएगा और टाउ डी थीटा। अब कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2। तो फिगर में देखिए पहले थीटा 1 था, उसको घुमा के थीटा 2 पे कर दिए। अब जरूरी नहीं कि थीटा 2 यहीं पर, थीटा 2 इधर भी हो सकता है, इधर भी कहीं भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि जब आप प्रश्न सॉल्व करेंगे, प्रश्न में दिया रहे कि थीटा 1 का मान इतना है, थीटा 2 का मान इतना है, मतलब फला एंगल से फला एंगल तक वैद्युत द्विध्रुव को घुमाया जा रहा है, तो कितना कार्य करेंगे, कार्य को कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। हाँ देखिए, हाँ टाउ का मान बच्चों हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए टाउ का मान जानते हैं, पी साइन थीटा होता है, भर देते हैं यहाँ पे। तो भरेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा थीटा 1 हो गया, थीटा 2। टाउ का मान बच्चों क्या है, पी ई साइन थीटा और डी थीटा हो जाएगा। और पी ई बच्चों जो है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान अचर पद हो गया। पी की वैल्यू जो है वो भी क्या है, कांस्टेंट। यानी पी और ई बच्चों जो है वह अचर पद के जैसा बिहेव कर रहा है। और समाकलन का आप रूल जानते हैं कि जो अचर पद होते हैं सबसे पहले उसको बाहर निकालते हैं। यानी बच्चों जो किया गया कार्य होगा W बराबर पी ई को जब हम बाहर निकाल देंगे तो थीटा 1 से थीटा 2 तक क्या मिलेगा, साइन थीटा और डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, यह आपको याद होना चाहिए, वह होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यानी समाकलन जब बच्चों किया जाएगा तो साइन थीटा का जो समाकलन होता है, इंटीग्रेशन होता है, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और लिमिट भरेंगे हम लोग थीटा 1 से थीटा 2 तक। और लिमिट भरने का यह रूल होता है कि सबसे पहले अपर लिमिट और माइनस लगा के लोअर लिमिट को भरते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम लिमिट भरेंगे तो W बराबर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ये पी ई माइनस क्या हो जाएगा, कॉस सबसे पहले अपर लिमिट यानी थीटा 2। ठीक, और एक्चुअल में इसको क्या करता हूँ, बाहर माइनस कर देता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, हम माइनस लगाएंगे और क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा 1। लोअर लिमिट हमने भर दिया है, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लगाकर लोअर लिमिट भरते हैं, कॉस थीटा 1 हो गया। ठीक है, जब बच्चों इसको ओपन किया जाएगा तो जानते हैं कि W बराबर क्या हमको मिलने वाला है, P इंटू ई, और ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा 2, और ये माइनस में प्लस हो जाएगा क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा 1, जिसको बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, W बराबर पी ई, प्लस वाले को आगे कर दीजिए, यानी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यानी यह हमारा निकल के जनरल फार्मूला आ जाएगा। यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में बच्चों थीटा 1 से थीटा 2 डिग्री तक, जैसा फिगर में हमने बनाया हुआ था, देखिए हाँ, वैद्युत क्षेत्र के साथ जो नया पोजीशन, पहला वाला पोजीशन ए बी है, जो वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा 1 एंगल पर था, इसको घुमाकर नए पोजीशन बी डैश ए डैश पर कर दिया, नया पोजीशन थीटा 2 चला गया। यानी थीटा 1 से थीटा 2 डिग्री तक घुमाने में जो किया गया कार्य का फार्मूला होगा बच्चों, W बराबर पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा
2 होगा। ठीक है, अच्छा अब बच्चों कुछ कंडीशन इसके भी पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, कंडीशन समझ लिया जाए भाई, नोट करके हम लोग समझते हैं। अब पहली कंडीशन यह है कि मान लीजिए कि जो वैद्युत द्विध्रुव है बच्चों, यानी हम मान लेते हैं कि जो θ1 है वह 0 डिग्री है। θ1 बच्चों क्या है? 0 डिग्री, यानी θ1 हमने कर दिया 0, यानी θ1 0 से θ बराबर 90 डिग्री θ2 है। θ1 को हमने कितना बोल दिया? 0 बोल दिया। अच्छा भी तो 0 कब होगा? θ1 0 कब होगा? यह जो वैद्युत द्विध्रुव AB है बच्चों, यह वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में हो, और इसको बोलते हैं संतुलन की अवस्था। ठीक है, यानी जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है वो अपने संतुलित अवस्था में है, और यहाँ से 90 डिग्री घुमाने में किए गए कार्य को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी θ1 बराबर 0 से θ2 इक्वल टू 90 तक घुमाने में किया गया कार्य। अब कितना कार्य होगा? W बराबर PE, फार्मूला भी हमने देखा है कि कॉस, θ1 बच्चों क्या है? देखो फार्मूला यही ना है, θ1। θ1 का मान कितना है? 0, माइनस क्या हो जाएगा? कॉस 90, क्योंकि θ2 का मान 90 है। कॉस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है, और कॉस 0 का मान 1 होता है। यानी जो हमको मिलेगा W बराबर PE और 1 माइनस कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा? 0। और अब फाइनल रिजल्ट में लिख सकता हूँ जो W होगा बच्चों वह P इंटू E के बराबर होगा। यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में उसके साम्य पोजीशन से 90 पोजीशन तक, मतलब 90 डिग्री तक घुमाने में जो बच्चों किया गया कार्य होगा वह W बराबर P इंटू E के बराबर होगा। इसके बराबर रिजल्ट हमारा आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अच्छा एक केस और देखते हैं हम लोग। अब मान लीजिए कि यदि इसी वैद्युत द्विध्रुव को हम क्या करते हैं, θ1 बराबर 0, θ1 0 कह दे, इसका मतलब संतुलन की अवस्था है। चलो इसको लिख भी देता हूँ, संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था। ठीक है, θ1 बराबर 0 से θ2 इक्वल टू 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। अच्छा 180 कैसे होगा? देखिए तो फिगर देखिए बच्चों, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है जो पहले वैद्युत द्विध्रुव है जो पहले वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में था, और इसको पूरा 180 डिग्री ऐसे घुमा दिया। यानी इस सिचुएशन में लाने में कितना कार्य किया जा रहा है, उसी कार्य की बात कर रहे हैं। यानी क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर जो अभी हमने यहाँ लिखा है, चलो इस एक लिखे हैं ना, हाँ ठीक है, तो ये बात यहाँ लिख दीजिएगा, समीकरण 1 से। अच्छा यहाँ नहीं लिखे हैं क्या? ये बात भी लिख दीजिएगा यहाँ भी, समीकरण 1 से। अब क्या हो जाएगा 1 से हमारा ये W बराबर PE कॉस θ1 तो हमारा 0 है, और यहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं? कॉस 180 घुमा रहे हैं। कॉस 0 का मान जानते 1 होता है, और कॉस 180 के बच्चों मान जो होता है -1 होता है। वह रिजल्ट आप भरें तो W बराबर आपको मिलेगा P इंटू E, ये 1 माइनस इसका मान -1, तो -1 और माइनस मिलकर बच्चों क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। यानी W बराबर जो हमको मिलेगा 2 टाइम P इंटू E आ जाएगा। यह बच्चों हमने जो कार्य कैलकुलेट किया है, जब वैद्युत द्विध्रुव को उसको साम्य अवस्था से 180 डिग्री घुमा दे
तो किए गए कार्य का यह व्यंजक अंक बना। फिलहाल बच्चों ये जो सभी टॉपिक हमने हैं वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं उसको कवर कर लिया है, और उसके बाद वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करते हैं उस कार्य को हमने क्या कर दिया है, कैलकुलेट कर दिया है। और चूंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो फिलहाल इस वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में लेके मिलेंगे, और नोट्स आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे। ठीक है, सो धन्यवाद।